हेलो एवरीवन, होप यू विल बी गुड एंड ग्रेट एंड हेल्थी एंड हैप्पी। तो जैसे लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि कौन से 5 पॉइंट हैं जिनके कारण कनाडा मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट लेट्स स्पीक द हार्श ट्रूथ। 5 चीजें ऐसी जिनके कारण कनाडा बहुत बुरा लगा। आज इनकी बात होगी कि कौन से 5 पॉइंट हैं कि जो कनाडा में सबसे बुरे हैं, या कह सकते हैं कि द वर्स्ट थिंग्स इन कनाडा। कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनको देख के हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हमें कनाडा मूव होना चाहिए, सेटल होना चाहिए कि नहीं। आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो तब जाके अंदाजा होगा कि यार कनाडा में क्या चल रहा है। तो अब अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई, लेट्स हियर सम बैड न्यूज टू। सो सबसे पहली जो बुरी बात है ना, वो ये है कि जो कनाडा का सिस्टम है ना, उसमें आपको रिकॉग्निशन इजीली नहीं मिलता। नो मैटर आपने डॉक्टरी की है, वकालत की है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आके नलीफाई हो जाती है। आपको रिकॉग्निशन लेने के लिए यहाँ के जो टेस्ट हैं, लाइसेंसिंग है, उन सिस्टम से दोबारा से निकलना पड़ता है। दोबारा से प्रिपरेशन करके यहाँ पे रिकॉग्निशन अलग से लेनी पड़ती है। तो मेरे कई नॉन में है जिन्होंने सीए की है, डॉक्टरी की है, बट दे आर डूइंग वेरी लेस पेबल जॉब हेयर्स। सो ये एक मेरे को बहुत बुरी बात लगी। और दूसरी चीज लगी कि ये काइंड ऑफ ना थोड़ा सा पार्शियल है। कनाडा क्या है कि जो अपने पीआर है, रेजिडेंट हैं, सिटीजन है, उनको बहुत फैसिलिटी देता है, प्रमोट देता है। बट जो अदर कंट्रीज के लोग हैं ना, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी उतनी ही लेता है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट रियलिटी इज दैट। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल बताता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर आप यहाँ पे पीआर हैं, तो आप कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लें, तो हार्डली नॉर्मली जो छोटे लेवल की क्वालिफिकेशन है ना, डिग्री है, कोर्सेज हैं, वो 8-10 हज़ार में हो जाते हैं। बट अगर वही चीज कोई बाहर का इमिग्रेंट स्टूडेंट कर रहा है, तो उसको उसी कोर्स के लिए पे करना पड़ेगा 30 से 40 थाउजेंड डॉलर। तो कई कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि पीआर लोगों के लिए, सिटीजन लोगों के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट है। और वही कोर्स इमिग्रेंट के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 30 से 40 हज़ार में मिल रहे हैं। दैट्स ए वेरी ह्यूज डिफरेंस। सो काइंड ऑफ ये चीज बुरी लगती है कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी को उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं कि काइंड ऑफ वो एक मेजर सोर्स है लिक्विडिटी का, पैसे का इनके लिए, कि बाहर से जो इनफ्लो हो रहा है। और दूसरा जो मेरे को सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि यहाँ की इकोनॉमी, कनाडा की इकोनॉमी बहुत ही स्टैग्नेंट है। मतलब कि इसमें डेवलपमेंट जो हो रही है बहुत स्लोअर पेस पे हो रही है। और जो इकोनॉमी का बेस है ना, वो कुछ भी नहीं है, इट्स ए बेसलेस इकोनॉमी। इसको अच्छे से बताता हूँ कि जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है कि 60% जो लोग हैं ना, एग्रीकल्चर पे बेस है। बल्कि उनका खाना पानी, दवा दारू, सारा कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और डिपेंडेंट है, अफेक्टेड भी है। और जैसे चाइना है, उसमें सारी इकोनॉमी है मैन्युफैक्चरिंग बेस है, कि घर घर में प्लांट लगे हैं, कारखाने हैं, कि बहुत सस्ते रेट में वो चीज़ें पैदा करके बेच रहे हैं अदर कंट्रीज में। यूएसए की इकोनॉमी है, वो तेल रिलेटेड है, और डिफेंस आर्म्स, वेपन्स, इनको बेच के इकोनॉमी में पैसा इनफ्लो होता है। और कनाडा में क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा में हार्डली एक दो चीजें हैं, जैसे कनोला ऑयल वगैरह, जो कि बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, बाकी सब कुछ इंपोर्ट ही किया जाता है। इसकी इकोनॉमी का बेस इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत कम प्रोडक्शन होती है। और सारा कुछ क्या है कि इन्फ्लो ही होता है, कि बाहर से ले रहे हैं। इवन जो अपना तेल भी निकाल रहे हैं ना कनेडियन, वो भी यूएसए जाता है पहले, यूएसए से फिर वो रिफाइन होके इंपोर्ट किया जाता है। मीन्स कि दोबारा यूएसए से अपना तेल ही खरीदते हैं। तो चीजें तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे डिफिकल्टी होगी ना इकोनॉमी की, फिर ग्रोथ क्या होगी अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही, पैसे का इन्फ्लो नहीं हो रहा। तो उसी कारण क्या है कि अब मार्केट में क्या है, जॉब्स इतनी अवेलेबल है नहीं। और इमिग्रेंट है कि काफ़ी मूव हो चुके हैं। कनेडियन जो लोग हैं, उनसे कम रेट पे अपने इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे जो कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उनसे ऑपरेशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें उसी का ही एक बाय डिफॉल्ट इफेक्ट है कि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सबसे दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि इकोनॉमी जो है बहुत ही स्टैग्नेंट है। बिकॉज यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो इसमें बिलीव करती है कि अपने रिसोर्सेज को, अपने इन्वायरमेंट को, हवा पानी को बचा के रखना, मोस्ट ऑफ द थिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है। आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को भी फ्रीली नहीं कर सकते, वो भी सारा अंडर कंट्रोल ही होगा, सिटी के अंडर ही। कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, कहीं पे भी कोई मेजर चेंज लेके आना है, इवन कि आप अपने आसपास के घर की जो अमेनिटीज है ना, उसमें भी फेरबदल नहीं कर सकते। इट्स ए गुड थिंग ऑल्सो इन सम सेंस, बट क्या चीज़ है कि नेगेटिव भी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी वो क्या होता है कि ग्रोथ को रोकता है, डेवलपमेंट को रोकता है।
सो हियर कम्स द थर्ड पॉइंट जो कि सबसे बुरा है, आई थिंक सो, वो है कि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है ना वो बहुत ही एक्सेसिवली हाई हो चुका है। इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आपको रियल पिक्चर बताता हूँ कि एक्चुअल कनाडा में हो क्या रहा है। लेट्स सपोज कि आपकी अगर फुल टाइम जॉब है, कि आप कंटिन्यूस जॉब कर रहे हो पूरा वीक पूरा महीना विद डेडिकेशन, कोई छुट्टियां नहीं कोई कुछ नहीं, तो हार्डली यहाँ पे नॉमिनल जो स्टार्टिंग है ना वो बंदे 3 से 4 हज़ार ही कमा पाते हैं अगर अच्छी कंटिन्यूस फुल टाइम जॉब है। वैसे तो ये भी केस बहुत रेयर हो चुका है क्योंकि लोगों के पास काम कम है, पैसा कम है, बिजनेसेस में पैसा कम है, तो सब जगह इफेक्ट हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि अगर आप 3 से 4 हज़ार कमा रहे हैं ना, तो आपका अगर अच्छा कोई अपार्टमेंट है ना तो आपका 1500 से 2000 रेंट में ही निकल जाएगा। इट्स टू मच एक्सपेंसिव। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि रेंटल यहाँ पे कितनी मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। 1500 से 2000 निकल गया। अगर आपने यहाँ पे अपनी गाड़ी रखी है तो लेट्स सपोज कि आपकी गाड़ी की किस्त जाएगी 500 के करीब, उसमें इंश्योरेंस ऐड करें 300 के करीब, फिर आप जो बच गया उसमें अगर अदर एक्सपेंसेस हो गया कि यूटिलिटीज हो गया, इंटरनेट हो गया, आपके मोबाइल का खर्चा हो गया, ये सारी चीजें ऐड कर दें तो 200-300 और निकल जाता है। तो जो बाकी बचा उसमें क्या आप ग्रोसरी करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या घर वालों को भेजेंगे और क्या कर्जा उतारेंगे। कि लोग मोस्टली जो कर्जा लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो हार्डली क्या सेव क्या कर पा रहे हैं एट द एंड। और ये भी पिक्चर मैं बता रहा हूँ कि अगर आप गधों की तरह काम कर रहे हैं तब जाके ये सिचुएशन है। कि इनिशियल फेज पे मैं ये नहीं कह रहा, नेगेटिव नहीं कर रहा, बट सम केसेस में ऐसा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है। अगर रियलिटी बताऊं तो अच्छे केस भी हैं, लोग बहुत अच्छे प्रोफेशंस में भी हैं, बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, सेव भी कर पा रहे हैं, पर नॉमिनल एवरेज अगर बंदा सब कुछ काट कूट के देखे ना तो अच्छा जो कमाने वाला है, जो तो बस टाइम पास कर रहा है दैट्स ए डिफरेंट इशू, जो अच्छा कमा रहा है तो वो भी हार्डली 500 से $1000 के बीच ही सेव कर पा रहा है। तो इतने अमाउंट में अगर आप सोचें कि आपने जो कर्जा लिया है वो भी उतारना है, पीछे फैमिली है उसको भी संभालना है, और यहाँ पे जो टाइम निकला जा रहा है, वर्क वीजा खत्म हो रहा है, पीआर नहीं मिल रही, टाइट हो रहा है सिस्टम, उन सब चीजों के कारण क्या है कि स्ट्रेस लेवल जो यहाँ के इमिग्रेंट हैं उनमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशली जो यंगर एज के लोग हैं उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। इवन जो एस्टेब्लिश भी है, अच्छी खासी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनमें भी स्ट्रेस लेवल इसी के कारण बहुत बढ़ गया है क्योंकि यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस है वो बहुत बढ़ गए हैं, और उस हिसाब से जो इनकम है वो उतनी राइज अप हुई नहीं क्योंकि मार्केट में इकोनॉमी में पैसा ही कम है। सो दैट्स द रियल पिक्चर। और ये तीसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है मेरे को कि लिविंग कॉस्ट एक्सेसिवली हाई हो गया। और उसमें जो सबसे जो डेडली है ना वो ये है कि हाउसिंग मार्केट का जो बबल है उसमें रेंटल बहुत बढ़ गए हैं, घरों के जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई हो चुके हैं। मिलियन मिलियन के घर मिल रहे हैं छोटे छोटे। आप इमेजिन कर सकते हैं मिलियन कितना, 10 लाख के करीब वो हो गया। अगर 10 लाख को आप करेंगे तो 6 करोड़ का आपको यहाँ पे एक छोटा सा घर ही मिलेगा अच्छी लोकेलिटी में अगर देखा जाए तो। सो हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट। और चौथा पॉइंट है कि यहाँ पे जो टैक्स काटा जाता है। आई नो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेनिटीज बहुत प्रोवाइड होती हैं, फैसिलिटी मिलती हैं, तो उसका पैसा टैक्स से ही आता है, दैट्स ए गुड थिंग। बट टैक्सेशन बुरी क्यों है उसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि मेरे को बुरी इस हिसाब से लगी क्योंकि जो जॉब क्लास है ना वो मेजर 80 से 90% यहाँ पे लोग वर्किंग है, जॉब क्लास में है। सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस लाइन में बहुत कम लोग हैं। तो जो जॉब क्लास में लोग हैं ना उनसे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। अगर आपकी कम से कम भी जैसे 40-50 हजार की आपकी इनकम है ना तो आपको 25% तो टैक्स ही देना पड़ेगा। तो बाकी चीजों से आपको सारा गुजारा करना पड़ेगा, घर का खर्चा निकालना पड़ेगा, सब चीजों का ईएमआई खर्चे ये वो दिस एंड दैट पूरा करना पड़ेगा। बट 20 से 25% इससे ह्यूज अमाउंट, जो कमाता ही उतने हैं उससे अगर बोलो कि आपको इतना काम जो है सरकार के लिए करना पड़ रहा है, सो दैट्स ए बैड थिंग। और वहीं एज कम्पेयर टू देखा जाए कि जो बिजनेस क्लास है या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास बहुत लूप होल है, वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं एज कम्पेयर टू जॉब क्लास। और सेकंड बैड थिंग इज दैट कि अगर जॉब क्लास वालों पे जो टैक्स है ना वो जैसे उनकी इनकम राइज अप होती है ना वैसे टैक्स स्लैब भी बढ़ती जाती है। अगर आप 40-50 हजार से ज्यादा कमाते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी वाया जॉब तो उतना ही आपका टैक्स बढ़ेगा, दैट्स ए बैड थिंग। वैसे अगर देखा जाए कि बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड में तो उनके पास लूप होल उस हिसाब से ज्यादा बड़े लूप होल निकल आते हैं।
वो अपनी बिजनेस का खर्चा दिखा देते हैं, अपनी कंपनी का, या दिस एंड दैट, वो सेपरेट इशू है। टैक्स वाले पे बात करेंगे कि टैक्स स्लैब कौन सी है, क्या है, वो अगली वीडियो में होगा। मैंने पॉडकास्ट किया है, उसको अभी एडिट कर रहा हूँ, तो आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो कि टैक्स स्लैब क्या है, कैसे टैक्स से हम अवॉइड कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं। वो चीज़ों के बारे में भी हमने जो टैक्स एक्सपर्ट है उनसे खुल के बात की है। सो मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सो हियर कम्स द फिफ्थ पॉइंट, कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेडिकल फ्री ऑफ द कॉस्ट है, पर उसमें एक बात और इंक्लूड करनी रह गई थी जो कि नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए मैंने उसमें इंक्लूड नहीं की थी कि मेडिकल बेशक फ्री ऑफ द कॉस्ट है बट इट्स नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। दैट्स द बैडेस्ट थिंग हियर, कि मेडिकल स्ट्रक्चर में अवेलेबिलिटी इतनी कम है ना कि इवन कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कनाडा में हेल्थ देखना है ना तो आप कहीं किसी जो हॉस्पिटल है ना उसके इमरजेंसी सेक्शन में जाके देखें, यू विल सी द हेल हियर इन कनाडा, कि लोग दर्द से चिल्ला रहे हैं, किसी के हाथ में चोट लग रही है, खून बह रहा है, तो बट कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। उनकी वेटिंग लिस्ट किसी की 5 घंटे या 10 घंटे है, तो उनको वैसे ही वेट करना पड़ता है। सो आल्दो ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो नहीं किया, जैसे इमरजेंसी किसी को घर में होती है, 911 डायल करता है तो बहुत ही क्विक एक्शन होता है, बट अगर कोई मेजर फॉल्ट है या अगर जो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन देखी जाए तो वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टरों की। आल्दो फर्स्ट एड हो गया, जो बेसिक मेडिकल एड है वो तो प्रोवाइड हो जाता है बहुत जल्दी, बट द थिंग इज दैट कि सीरियस इशू है वो इतनी जल्दी हैंडल नहीं किए जाते। सो दैट्स द बैड थिंग हेयर, कि जैसे इंडिया में है अवेलेबिलिटी बहुत है, आप पैसा खर्चने के लिए तैयार हो, आपको जिस हिसाब की आप मेडिकल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं वैसा मिलेगा। पर यहाँ पे है कि फ्री है बट आपको इन द क्यू लाइन में लगना पड़ेगा, आपकी बारी आएगी आप तभी करा सकते हैं वो चीज़। सो ये थे 5 नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को कनाडा में लगे। सो अब आपका डिसीजन है कि आपको कैसा लगा। आपने प्लस पॉइंट भी देख लिए जो मेरे को अभी तक पता लगे हैं, और नेगेटिव पॉइंट भी देख लिए, सुन लिए कि जो अभी तक मेरे को पता लगे हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपको अब कौन सी कंट्री ज़्यादा बढ़िया लग रही है, अब आपके लिए डिसीजन करना अच्छा होगा। पर वो कहते हैं ना कि जिसके पाँव जिस जूते में होते हैं उसी को हालात पता होते हैं, तो वैसा ही है सिचुएशन। मेरे कहने ना कहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई ट्राई टू रिप्रेजेंट यू द रियल पिक्चर, जो अच्छा भी था बुरा भी था, दैट्स ऑल हेयर। तो कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, वो हम नए व्लॉग्स में नए टॉपिक में विद टाइम जो पता लगेंगे वो बातें करते रहेंगे। इसलिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट एंड नॉलेजेबल थिंग हेयर। और जैसे मैंने बताया है कि अगला जो पॉडकास्ट होगा वो टैक्स लैब, टैक्स स्ट्रक्चर, उसके बारे में होगा सारा। सो अब हम पहुंच गए हैं घर, तो व्लॉग को करते हैं एंड। मीट यू, सी यू, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, से बाय बाय Bye.